नमस्कार साथियों, इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वाक्य एक्टिव में कब होता है और पैसिव में कब होता है। डूअर, जिसे हम कर्ता भी बोलते हैं, यदि डूअर एक्टिव हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, और जब डूअर इनएक्टिव हो तो वाक्य पैसिव में होगा। बहुत बार हमारे सामने ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें डूअर अननोन होता है, डूअर का हमें पता ही नहीं होता है, तो उन वाक्यों को हमें पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ता है। तो जब डूअर एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, और जब डूअर इनएक्टिव है तो पैसिव वॉइस। सीखें बेसिक्स। हम एक्टिव और पैसिव वॉइस से इसको बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक बढ़ेंगे और उससे कठिन वाक्यों तक चलेंगे। तो शुरू से आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे ताकि आपके बिल्कुल बेस है, वो आधार है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम इसकी शुरुआत एक उदाहरण से लेंगे और उसके बाद में जितने भी इसमें परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों के बारे में हम डिटेल से विस्तार से जानेंगे। तो एक वाक्य है, रमेश सा ए पिक्चर। रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब डूअर है, सा वर्ब है और ए पिक्चर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक पिक्चर है, तो हम एक पिक्चर को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आ गए। उसके बाद में क्रिया लगा दिया। क्रिया वॉच सीन, ये क्यों लगा है इसको हम डिटेल से बाद में जानेंगे। बाय लगा करके हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। तो जो सबसे पहली जो चीज है जो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें ध्यान रखने वाली होती है, वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखना। उसके बाद में जो मेन जो इस एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो मेन आधार होता है वो होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी प्लस थर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं ये हम आगे जानेंगे। इस उदाहरण के द्वारा हमने जो यहाँ पे परिवर्तन देखे हैं इसमें उनको यहाँ पे डिटेल से लिखा है, तो इनको एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या देखा है। सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट जो होता है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया और ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये जब पैसिव में आते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगते हैं। तो जैसे आई है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है। वी है, इसका अस होता है। यू है, इसका यू ही रहता है। ही है, इसका हिम हो जाता है। सी है, इसका हर हो जाता है। दे है, इसका देम हो जाता है और इट का इट रहता है। तो जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा करके इनको लिखा जाता
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो बाय लगा करके लिखा जाता है। हाँ, यदि सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट हो तो हम बाय लगा के और सब्जेक्ट को यहाँ पर वाक्य में नहीं लिखते हैं, जो हम आगे जानेंगे। सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म के अनुसार, जैसे यहाँ पे देखिए, ये वर्ब की फॉर्म है सेकंड फॉर्म, और जैसे हमने देखा कि सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे बी का कौन सा रूप आएगा, वॉच या वर। इन दोनों में से एक लिखेंगे और वो लिखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अनुसार। तो हमने देखा कि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होते हैं हमारे दिमाग में सीधा सा आएगा कि वॉच और वर में से लगाना, क्योंकि बी का जो पास्ट रूप होता है वो वॉच और वर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए वॉच आया है, वॉच क्यों आया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था ए पिक्चर, जिसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा, ये सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर, यानी ये एक वचन था, इसलिए यहाँ पे ये वॉच आ गया। यदि यही सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पे वर आता। और ये जो सा होता है, ये सी की सेकंड फॉर्म है, किसकी है, सी की, सी की सेकंड फॉर्म है। सी फर्स्ट फॉर्म होता है, इसकी सेकंड फॉर्म सा और इसकी थर्ड फॉर्म सी। तो यहाँ पे देखिए वॉच और सिंग और बाय लगा के ऑब्जेक्ट को लिखती है। तो ये पूरा का पूरा जो पैसिव वॉइस होता है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म पर आधारित होता है। ये बात देखिए यहाँ पे, सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म के अनुसार जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उसकी वर्ब को हम देखेंगे कि वो कौन सी फॉर्म में, वो कौन सी फॉर्म में, उस फॉर्म के अनुसार ही अपन बी के रूप लगाएंगे। क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब का जो रूप है, वो रूप हम किसको दे देंगे, बी को। क्योंकि जो मेन वर्ब है उसका तो सभी वाक्यों में, उसकी तो सभी वाक्यों में थर्ड फॉर्म ही आती है। तो जो हमें वर्ब की फॉर्म के अनुसार जो बदलाव करना है वो बी फॉर्म में करना है। और जो बी फॉर्म होती है उसके यहाँ पे रूप देखिए, इज, आर, एम, वॉच, वर, बी, बीन, बीन। तो अब हम आगे ये जो बी है इसकी जो रूप है उन रूप को डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कभी भी टेंस नहीं बदलता। टेंस वो का वो रहता है, सिर्फ बी का रूप बदलता रहता है। जबकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमेशा टेंस का रूप बदलता है, टेंस बदलता रहता है, पीछे वाले पास्ट में जाते हैं। जबकि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कभी भी टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ध्यान रखना है। पैसिव की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो मेन वर्ब होती है वाक्य में, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और जो एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो मेन काम होता है वो हमेशा बी वर्ब का होता है। बी के बहुत सारे रूप होते हैं। इसका प्रेजेंट रूप है वो होता है इज, आर, एम। इसका पास्ट रूप होता है वॉच, वर। इसकी जो बेस फॉर्म है वो होती है बी। इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो होता है बीन। और कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में इसका रूप होता है बी। अब देखिए, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दी, लेकिन इसके चक्कर में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, या फिर डू और डज वाक्य में, क्योंकि डू डज भी अपने मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें क्या लगाना है, इज,
आर एम। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे और आई है तो एम लगा देंगे। यानी एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। कब? जब वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म हो या डिड दिया हुआ हो तो हमेशा एक्टिव से पैसिव में बदलते समय वॉच या वर लगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉच लगा देंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगा। फिर आता है इसका बेस फॉर्म। यदि हेल्पिंग वर्ब +2 हो और इसके बाद में बी लगाना है या फिर मॉडल्स हो तो इसके बाद में भी बी लगाना है पैसिव बनाते समय। यानी हेल्पिंग वर्ब +2 दिया हुआ और एक्टिव से पैसिव बदल रहे हैं तो 2 के बाद में बी लगेगा और मॉडल्स के बाद में भी बी लगेगा। तो ये बेस्ट फॉर्म है। बीन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यदि हमारे पास हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो हम पैसिव बनाते समय हैज, हैव, हैड के बाद में बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा। फिर है बीइंग। बीइंग कब लगाते हैं? जब वाक्य कॉन्टिन्यूस का हो, मतलब दिए गए वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब जो है, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है तो हम पैसिव बनाते समय बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक उदाहरण है। राहुल इज प्लेइंग हॉकी मैच। इज, आर, एम, वॉच, वर प्लस आईएनजी होता है। इज, आर, एम, आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, वॉच, वर, आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। क्योंकि प्रेजेंट है तो इज, आर, एम तो आना ही, पास्ट है तो वॉच, वर आना है। तो इज और आईएनजी, जैसे ही हमें आईएनजी दिखाई देता है हमारे दिमाग में सीधा आ जाएगा कि ये आईएनजी रूप हम किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। तो देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो ये देखिए, हॉकी मैच। अब यदि इज, आर, एम, वॉच, वर है तो इनको वापस यहाँ पे लिखना है और वो इसके सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार लिखेंगे। तो हॉकी में सिंगुलर है इसलिए हमने लगा दिया इज। अब देखिए इसमें आईएनजी फॉर्म। तो जो मुख्य क्रिया होती है उसका जो वाक्य में जो रूप होता है वो हमेशा हमको बी को देना है। मतलब बी का कौन सा रूप आएगा? तो ये लीजिए बी और इसके लगा दिए आईएनजी तो ये हो गया बी। और इसकी पैसिव की सबसे बड़ी खासियत वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्ले। फिर बाय लगा करके और जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके कि बीइंग कब लगता है। तो इज, आर, एम कब लगता है? जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो या डू डज हो, क्योंकि डू डज भी फर्स्ट फॉर्म होता है। वॉच वर्ब कब लगता है? जब क्रिया की सेकंड फॉर्म हो यानी कि डिड हो।
बी इसका बेस फॉर्म में ये कब लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू हो तो उसके साथ में बी लगेगा, मॉडल्स हो तो उनके साथ में भी बी लगेगा। बीन कब लगता है? हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय हैज है और हैड के बाद में बीन लगेगा। बीइंग कब लगेगा? जब वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो लगेगा। एक इधर उदाहरण और है, इसको देखते हैं कि बिल्कुल इजी सा उदाहरण है जो सबको आ रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका हो जाएगा सी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रूप है और इसका सब्जेक्टिव रूप होता है सी। अब यहाँ पे देखिए एक क्रिया की कौन सी फॉर्म है? ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और हमने अभी देखा था कि यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्या लगाते हैं? एज, आर और एम में से लगाते हैं। तो सी सिंगुलर है इसलिए सी के साथ में क्या हो जाएगा? एज। और इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय सीता। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको ये इज हेल्प क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म था और जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो इज आर एम से लगाते हैं और सी के साथ में इज लगेगा क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर है। जो परिवर्तन होने हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यदि एक्टिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू, डज हो तो हम लगाएंगे एज, आर, एम। इनमें से जो भी उपयुक्त होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म और डिड हो तो हम लगाएंगे वॉच, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि एच, आर, एम प्लस क्रिया के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो देखिए इज आर एम तो रहेगा ही, एच, आर, एम प्लस बी को दे देंगे इसका मेन रूप तो बन जाएगा बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से वॉच, वर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो हो जाएगा वॉच, वर प्लस आईएनजी रूप दे देंगे बीइंग, बी को तो हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि एक्टिव में हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय हैज, हैव, हैड प्लस बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, यानी कि हमें टू को ही ध्यान में रखना है तो टू के बाद में लग जाएगा बी। यदि मॉडल्स हो तो मॉडल्स के बाद में भी लग जाएगा बी। मॉडल्स बोले तो जैसे विल और सेल, इसका उदाहरण ले लेते हैं तो वो भी हो जाएगा
will shall प्लस बी। तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए थर्ड फॉर्म तो आना ही है सब जगह। जो रूप बदला जा रहा है, जो रूप बदला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म का। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये देखिए ये बी फॉर्म का रूप है, ये बी फॉर्म का है, ये फिर वापस बी फॉर्म है, ये भी बी फॉर्म है, ये देखिए बीन आ गया। फर्स्ट फॉर्म है इजारम, सेकंड फॉर्म है वॉजवर। इजारम खुद है तो इजारम आएगा ही। आई एन जी है जो बी के साथ में जुड़ के बीइंग बन जाएगा। वॉजवर है तो वॉजवर तो आना ही है। आई एन जी है बी के साथ जुड़ के बीइंग बन जाएगा। हैज है हेड है तो ये तो आना ही है, बीन लगा देंगे। और टू है तो इसके साथ में भी लगा देंगे, मॉडल से तो भी लगा देंगे। चलते चलते आपको प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप के साथ में छोड़ के जाते हैं। तो ये देखिए सब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव रूप आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी, वी का होता है अस, ये फर्स्ट पर्सन है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काफी काम आने वाला है। फर्स्ट पर्सन। फिर आता है सेकंड पर्सन, इसमें होता है यू और इसका ऑब्जेक्टिव रूप भी होता है यू। और फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए ही है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हिम। शी होता है, इसका हो जाएगा हर। इट, इसका इट ही। और दे, इसका देम। तो सब्जेक्टिव रूप और ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप, ये एक्टिव और पैसिव में भी काम में आता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरा का पूरा रोल इन्हीं का होता है। तो सब्जेक्टिव रूप आएगा मी और वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, यानी ये हमेशा स्पीकर होते हैं, बोलने वाले होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है, ये हमेशा लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन हमेशा ही सी इट होते हैं जो हमेशा सुनते हैं। थैंक यू।